एनपीए अकाउंट्स क्या होते हैं, एक अकाउंट कब एनपीए हो जाता है और कब उसको डाउटफुल एसेट कंसीडर किया जाता है, और एनपीए अकाउंट्स पे प्रोविजनिंग कैसे और कितनी परसेंटेज में होती है। नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये एक ऐसा वर्ड है जो आप सभी ने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अकाउंट एकदम से एनपीए चला जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनपीए भी स्लोली जाता है अकाउंट 90 डेज के अंडर फॉर फाइनेंशियल रीजन। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनपीए से पहले भी लोन कुछ कैटेगरी से गुजरता है और उस कैटेगरीज को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से जानेंगे। सपोज कीजिए आपने बैंक से हाउसिंग लोन ले लिया और अब हर मंथ के एंड पे आपकी किस्त जो है, ईएमआई जो है वो ड्यू होती है 31st को। अब फर्ज कीजिए आप 31st ऑफ जनवरी को आपकी ईएमआई ड्यू हो चुकी। अगर तो आपने वो ईएमआई 31st या उससे पहले भर दी सेम मंथ में, तो आपका अकाउंट बिल्कुल रेगुलर माना जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी। अगर वही 31st की जगह आपने 1 फेब कर दी, तो एकदम एक दिन से भी वो एसएमए कैटेगरी में मूव हो जाएगा, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट में वो गिना जाने लग जाएगा। तो अब 1 फेब से लेके वो 2 मार्च तक वो एसएमए 0 कैटेगरी में कंसीडर होगा। क्या मतलब? 1 से लेके 30 दिन तक अगर आपका कोई भी बैलेंस ईएमआई ड्यू हो जाती है और आप उसे नहीं भरते हो, तो वो एसएमए 0 कैटेगरी में ही खड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगर आप वही ईएमआई ड्यू करके रखते हो, नहीं भरते हो 31 डेट से लेके 60 डेज तक, तो वो एसएमए 1 कैटेगरी में गिना जाएगा। इसके बाद अगर 61 डे से लेके 90 डेट भी आप वो नहीं भरते हो, तो वो एसएमए 2 में गिना जाएगा। और एसएमए जो 2 कैटेगरी है, ये क्रिटिकल कैटेगरी हो जाती है। बैंक इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि जो एसएमए 2 कैटेगरी में हो जाते हैं, बैंक उनको पोटेंशियल एनपीए की कैटेगरी में मानता है कि ये अकाउंट हमारे एनपीए में मूव होने वाले हैं, इसको कैसे हमने जो है वापस रेगुलर करवाना है। तो अब एनपीए, कोई भी अकाउंट एनपीए है या कोई भी अकाउंट रेगुलर इरेगुलर, या तो फाइनेंशियल रीजन की वजह से होगा, आपने उसमें पैसा भरना था, आपने पैसा नहीं भरा, या भरा है ईएमआई से कम भरा है, उसमें ड्यू खड़ा है ज्यादा। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है नॉन फाइनेंशियल रीजन। जैसे हर एक अकाउंट का 1 साल बाद बैंक को रिन्यूअल करना होता है। रिन्यूअल में बैंक देखता है कि ये अकाउंट ठीक चल रहा है, क्या इसमें ईएमआई ठीक आ रही है, अभी इसमें प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे रेपो चेंज हो जाता है तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट भी दोबारा देखते हैं कि क्या चल रहा है। उसकी सिबिल रिकॉर्ड भी दोबारा निकाला जाता है। जो आपके सीसी जैसे क्रैश क्रेडिट या करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट होते हैं या ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स होते हैं, उसमें स्टॉक स्टेटमेंट जैसे उसमें डालना होता है। तो वो जो रीजन है, उनकी वजह से जो अकाउंट एनपीए जाते हैं, उनको नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से कहा जाता है। अब एसएमए नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से कौन से अकाउंट होंगे? सपोज कीजिए आपका कोई भी, आपने 31 जनवरी को 2022 को लोन लिया था। अब 1 साल बाद यानी 31 जनवरी 2023 को वो अकाउंट को दोबारा रिन्यू या रिवाइवल किया जाएगा उस अकाउंट का। अगर तो वो 1 साल से पहले कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जब भी 1 साल यानी 365 दिन पूरे हो जाएंगे, तो वो नेक्स्ट डे ही उसको एसएमए कैटेगरी में ले जाएगा। लेकिन ये कैटेगरी एसएमए 0, 1, 2 की जगह एसएमए एनएफ यानी एसएमए नॉन फाइनेंशियल रीजन में कंसीडर किया जाता है। इसमें फर्क क्या रहता है? जैसे फाइनेंशियल रीजन में तो अकाउंट जो है वो 90 दिन के बाद एनपीए चला जाता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल रीजन में 180 दिन का टाइम होता है, चाहे तो वो रिन्यूअल के केस में हो, चाहे स्टॉक स्टेटमेंट के केस में हो। जैसे आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, एनपीए अकाउंट यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट फाइनेंशियल रीजन से एनपीए होगा अगर उसमें जो भी ड्यू है आपने 90 डेज तक क्लियर नहीं करा। नॉन फाइनेंशियल रीजन जैसे स्टॉक स्टेटमेंट आपने लेना था, कस्टमर ने आपको 6 महीने तक दिया नहीं, आपने भी नहीं मांगा, उन्होंने भी नहीं दिया, या ये रीजन हो सकता है। रिन्यूअल ड्यू था, वो 1 साल तक आपने किया नहीं, उसके बाद 6 महीने का टाइम ग्रेस होता है, उसमें भी नहीं किया,
तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, फिलहाल तौर पे आपके लिए इतना समझने के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद जब एक अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कंसीडर किया जाता है बैंक में। 1 साल तक उसको सब स्टैंडर्ड तक कंसीडर किया जाता है। जब वो एनपीए हो गया उसके बाद 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में माना जाएगा कि ये एसेट जो है सब स्टैंडर्ड है। अगर 1 साल बाद भी एनपीए के होने के 1 साल बाद भी पैसे नहीं आते हैं तो उसको डाउटफुल एसेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। डाउटफुल मतलब कि अब तो इसके में पैसे आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। एनपीए होने के 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट, उसके बाद जब वो डाउटफुल कैटेगरी में चला गया तो 1 साल तक उसको D1 कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर फिर भी पैसे नहीं आते 1 to 3 ईयर्स में उसको D2 में रखा जाएगा। अगर 3 साल, 1 साल तो एनपीए वाला हो गया सब स्टैंडर्ड वाला, उसके बाद 3 साल उसको डाउटफुल वाले हो गए। अगर फिर भी पैसे नहीं आएंगे तो उसको फाइनल जो है D3 कैटेगरी में रख दिया जाता है। इसके बाद बैंक उसको लॉस एसेट मान लेता है इस पे प्रॉपर जो है प्रोविजनिंग करके। एक बात और ख्याल में रखनी है, जो फाइनेंशियल रीजन मैंने आपको 90 डेज बताए हैं ये है नॉर्मल अकाउंट्स के लिए जो हम मान लो एमएसएमई रिटेल में कवर होते हैं। इसके उलट जो एग्रीकल्चर के अकाउंट्स होते हैं, खेती बाड़ी के लोन जिसको केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट्स वगैरह बोल देते हैं, इसमें जो है साइकिल रहता है 2 एग्रीकल्चर क्रॉप पीरियड का, यानी 6-6 महीने के 2 साइकिल होते हैं। आपको पता होगा जिसको पंजाबी में सोनी और हाड़ी बोल देते हैं। 2 साइकिल होते हैं इसमें। वो साइकिल अगर 2 साइकिल यानी 6 और 6 महीने 1 साल 90 दिन की जगह 1 साल तक उसमें एंट्री नहीं घूमती है, प्रॉपर लिमिट नहीं घूमती है, तो वो अकाउंट एग्रीकल्चर के केस में तब एनपीए होता है। ये बात खास ख्याल में रखिएगा, इसकी एक्सेप्शन है एक। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोविजनिंग, यानी अगर किसी अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, जैसे 2 करोड़ का आपका लोन था, मान लो आपने पैसे नहीं भरे, तो एकदम से तो बैंक 2 करोड़ लॉस नहीं डालता है। जब बैंक को लगता है कि ये अकाउंट खराब होने लगा है, एसएमए में मूव होने लग जाता है, तो वो प्रोविजनिंग एकदम से शुरू कर देते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल अकाउंट है, आपने हाउस लोन लिया है, वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर होता है, उसमें जब वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला गया 15% प्रोविजनिंग हो जाएगी आउटस्टैंडिंग बैलेंस की। आपने 1 करोड़ भर दिया, 1 करोड़ पेंडिंग है, तो 15% यानी 15 लाख बैंक अपने खर्चे में प्रोविजनिंग करके रख देगा। उसके बाद जो तो सिक्योर्ड एसेट्स होते हैं उसमें बैंक 15% प्रोविजनिंग करता है। जो अनसिक्योर्ड एसेट्स होते हैं यानी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे कई लोन होते हैं उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता बैंक, अनसिक्योर्ड होते हैं वो, उसमें जो प्रोविजनिंग है वो सब स्टैंडर्ड में 25% बैंक करेगा। इसके बाद जब अकाउंट एनपीए हो जाता है और डाउटफुल में मूव हो जाता है तो बैंक जब 1 साल तक D1 कैटेगरी में रहता है तो सिक्योर्ड लोन पे 25% का देता है, जो भी अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है उसमें एकदम से 100% तक ले जाता है। इसके बाद जब 1 साल से 3 साल तक सिक्योर्ड पोर्शन पे 40 कर देता है, उसमें तो हमने 100 पहले ही कर चुके हैं हम लोग अनसिक्योर्ड पोर्शन वाले पे। सिक्योर्ड पोर्शन में जब 3 साल हो जाते हैं डाउटफुल कैटेगरी में, D3 कैटेगरी में मूव हो जाता है, तो फाइनली बैंक उसको 100% प्रोविजनिंग कर देता है, अपने खर्चा डाल लेता है और लॉस एसेट्स उसको कंसीडर कर लेता है। इसके बाद अगर कोई भी बैंक को इनकम होती है यानी OTS वन टाइम सेटलमेंट जिसको बोल देते हैं, उस स्कीम में वे सेटल होते हैं कोई भी लोन, तो बैंक का वो कंप्लीटली प्रॉफिट होता है, बैंक का कोई भी लॉस नहीं होता, क्योंकि एक बार उसने लॉस एसेट में डाल दिया तो जो भी उससे पैसा आएगा वो प्रॉपर तरीके से बैंक की इनकम ही काउंट होगी। तो दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग अवेयरनेस के यूनिक कंसेप्ट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात ख्याल में रखिएगा कि मैं आपको कंसेप्ट भी समझाता हूं और बैंकिंग के नजरिए से जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं एज अ बैंकर, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।